बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। आज हम उन्हीं को अपने डेफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और उनको अच्छे तरीके से चला के समझेंगे। डेफ सी प्लस प्लस पर प्रोग्राम चलाने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। इफ़ हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें आपके पास ये सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिसमें हम एक कंडीशन की मदद से कंपाइलर को किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए हम दे सकते हैं। इसमें इफ़ कंडीशन के अंदर अगर स्टेटमेंट दुरुस्त हो तो उस सूरत में हमारे दुरुस्त होने की सूरत में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो आपके पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता और हमारा प्रोग्राम वहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। इसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल सिंटैक्स है। इफ़ के बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखते हैं। बेसिकली ये जो कंडीशंस हैं ये वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस की मदद से हम लिखते हैं, जिनमें आपके पास ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, नॉट इक्वल और डबल इक्वल, इन ऑपरेटर्स की मदद से हम कंडीशन बनाते हैं। और अगर ये हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाए तो हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, वरना फॉल्स होने की सूरत में हम स्टेटमेंट से बाहर चले जाते हैं। इसी तरह अगर इफ़ के बाद हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हों तो हमें उसके लिए एक बॉडी क्रिएट करनी होती है। इफ़ की कंडीशन के बाद हम ब्रेसेस लगाते हैं, ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस। इन ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट सारी लिख देते हैं। वो आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल हो सकता है। अब ऐसी सूरत में जब भी आपके पास कंडीशन दुरुस्त होगी, कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में इस बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो सब की सब वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि हमारे जो लूप है, हमारा जो कंपाइलर है, वो इफ़ कंडीशन की को इस बॉडी से बाहर ले जाएगा और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाया करेंगी। इसी तरह फ़्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। फ़्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले कंपाइलर कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और स्टेटमेंट्स दुरुस्त होने की सूरत में वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम का बाकी कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास जो ट्रू की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होती और हमारा प्रोग्राम जो है वो दूसरे बाकी हिस्से की तरफ मूव कर जाता है, और इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो फिर हम उसके लिए हमने मैसेज शो किया था कंग्रेचुलेशंस, और अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 40 से कम हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे जाते हैं और इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर पे मौजूद हैं और इसमें हमने जो लास्ट हमने स्लाइड में अपना प्रोग्राम देखा था उसे हम इस कंपाइलर के ऊपर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हम इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स and display congratulations you have passed if the marks are 40 or more। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक कंडीशन लगानी है जिसमें हमने अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो इस प्रोग्राम के हिसाब से हम अपने सबसे पहला जो काम हमारे पास प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होता है। और जब भी हम किसी भी सी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल शामिल कर लेते हैं। हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है, और इसके बाद हमारे पास एक और फाइल हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल। ये दो हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। इनको हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं, इन्हें हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं।
हेडर फाइल लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको यहाँ पे ब्लैक बैक स्लैशेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे कोड का हिस्सा नहीं है, ये हम कमेंट्स के तौर पे लिख रहे हैं ताकि आपकी याद दहानी रहे और हम साथ साथ इसको याद करते रहें कि हमारे कौन सी लाइन को हम क्या कह सकते हैं। तो ये हमारे जब हम इसे अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो बेसिकली ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। आप बैक स्लैशेस के बाद जो कुछ आपको ब्लू कलर से नज़र आ रहा है कि इसे कंपाइलर का या हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यानी हम कमेंट्स कहते हैं और इसकी मदद से हम अपनी मुफीद इंफॉर्मेशन जो होती है या फार्मूले जो हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेन इसके बाद हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव्स लिखने के बाद हम हमेशा मेन फंक्शन लिखते हैं। तो हम यहाँ पर मेन लिखेंगे और मेन के बाद 2 ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। इन 2 ब्रैकेट्स को हम लगा लेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम की बॉडी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कहलाता है मेन फंक्शन, इसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। मेन फंक्शन के बाद हम जो है ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये बेसिकली हमारे पास ओपन ब्रेस कहलाती है। और इसके बाद हम सबसे पहला काम हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है और उस वेरिएबल का नाम हम मार्क्स रख सकते हैं। और इस मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है वो हमने असाइन नहीं करनी, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें यूज़र की तरफ से ही असाइन की जाएगी। तो हम इस जो वैल्यू है इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हम इसके बाद हम लिखेंगे जी, अब ये जो हमारे इसके लिए हम सबसे पहले डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इस वक्त डाटा टाइप है, बेसिकली ये जो हमारे पास डाटा टाइप है ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होगी जो नंबर्स के ऊपर शामिल होगी। तो हम इसके लिए यहाँ पर इंट डिफ़ाइन करेंगे। इंट डिफ़ाइन करने के बाद इसका नाम जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो हम इसका नाम मार्क्स रख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास सबसे पहला काम जो बेसिकली हमारे पास होता है, इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हम उसकी डाटा टाइप और दूसरा हम वेरिएबल का नेम जो है हम वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम स्टूडेंट से मार्क्स से कहेंगे यूज़र से कि वो अपने मार्क्स एंटर करे। तो इस वक्त क्योंकि हमारे पास मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम यूज़र से इनपुट की मदद से यूज़र से नंबर मांगेंगे और उनको मार्क्स के अंदर हम महफूज करेंगे। तो इसके लिए हमें स्कैनएफ का फंक्शन चाहिए होगा। स्कैनएफ के फंक्शन से पहले हमेशा हम एक प्रिंटएफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम मैसेज प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करे, ताकि जो मैसेज है स्क्रीन के ऊपर आ जाए और यूज़र को समझ आ सके कि बेसिकली स्क्रीन इस वक्त उससे एक नंबर मांग रही है। तो यहाँ पर हम प्रिंटएफ का फंक्शन लिखेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यूज़र से उसके नंबर मांगेंगे। एंटर योर मार्क्स एंटर करने के बाद इसके आखिर में हमेशा प्रिंटएफ के बाद आखिर में एक टर्मिनेटर लगाया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक आउटपुट का फंक्शन है। इस आउटपुट के फंक्शन को हम चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, हम इसको साथ साथ कंपाइल भी करते जाते हैं और साथ में आप भी इसको चेक कर लें कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को साथ साथ कंपाइल करते जाते हैं और उसमें देखते जाते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंपाइल F9 भी आप प्रेस कर सकते हैं, आप इसे कंपाइल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम इसको एक नाम दे लेते हैं, मार्क्स ग्रेटर दैन 40। इसका प्रोग्राम का नाम हम रख लेते हैं मार्क्स ग्रेटर दैन 40। और अब ये हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास एरर्स भी 0 हैं और इस वक्त हमारे पास वार्निंग्स भी 0 हैं। अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं। F10 आप इसके लिए प्रेस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, तो इस वक्त आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एंटर योर मार्क्स, ये हमारे पास बिल्कुल प्रोग्राम यहाँ तक ठीक चल रहा है। इसके बाद कोई भी की आप प्रेस कर सकते हैं। अब मार्क्स में बेसिकली हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम स्कैनएफ का फंक्शन यहाँ पर चलाते हैं। स्कैनएफ के फंक्शन के बाद डबल कोटेशन आएगा। डबल कोटेशन के अंदर हम डाटा टाइप लिखते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए हम %d लिखते हैं और इसके बाद हम एम्फरासेंट साइन, जिसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं,
एड्रेस ऑपरेटर लिखा जाएगा और उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है हम बेसिकली उस वेरिएबल के नाम को हम यहाँ पर लिखेंगे। और इस वक्त हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो बेसिकली मार्क्स है। इसके बाद हम टर्मिनेटर का इजाफा करेंगे ताकि हमारे जो लाइन है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इनपुट का जो काम था बेसिकली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट जो है वो फंक्शन अपना हमने यहाँ पर करवा लिया है। तो इसके बाद जैसे ही यूज़र हमें जो भी नंबर असाइन करेगा वो इस वक्त हमारे पास स्कैनफ की मदद से मार्क्स के अंदर महफूज हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे ही मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं तो इसके बाद अब हमारी बारी, हम इसको कंडीशन पे इसको अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन के लिए हम इफ़ लिखेंगे और इफ़ के अंदर वेरिएबल्स जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो इस वक्त नंबर हैं वो हमारे पास मार्क्स के अंदर हैं और हम कंडीशन जो है वो आपके पास है मार्क्स को आपके पास 40 और मोर, तो इसका मतलब हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 लिखेंगे। 40 लिखने के बाद इस याद रखिएगा जो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, तो हम इफ़ के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। इसके अलावा आप जितना भी अपना कोड देख रहे हैं हर कोड के एंड पे हमने एक सेमीकोलन का इजाफ़ा किया है, लेकिन यहाँ पर हम सेमीकोलन का इजाफ़ा नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के कोड को थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं ताकि हमें इफ़ की बॉडी अलग से सेपरेटली नज़र आ सके। तो सिंपल हमने इसमें ये करना है कि हम मैसेज प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हमने बेसिकली मैसेज प्रिंट करना है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो ये हमने जस्ट एक मैसेज प्रिंट करना है और इसकी लाइन के आखिर में हम टर्मिनेटर लगा देंगे और टर्मिनेटर लगाने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसके एंड पे हम गेट ch लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है जिसके अंदर हमने यूज़र से मार्क्स मांगे हैं इंटीजर के अंदर, और जैसे ही यूज़र हमारा जो मार्क्स हैं वो एंटर करेगा हम उसको स्कैनफ की मदद से मार्क्स एंटर करवाएंगे और अगर हमारे जो मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा और फॉल्स होने की सूरत में हमारा प्रोग्राम इफ़ के बाद गेट ch के पास आएगा और वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। तो अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल के लिए हम दोबारा से F9 प्रेस करते हैं और ये विंडो हमें बता रही है कि इस वक्त में एरर्स भी ज़ीरो हैं और इसमें वक्त हमारे पास जो वार्निंग्स हैं वो भी ज़ीरो हैं। हमारे प्रोग्राम में किसी भी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं या रन करते हैं। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला प्रिंट एफ वाला मैसेज था वो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले 40 से ज़्यादा मार्क्स ही एंटर करके देखते हैं। हम यहाँ पर 95 लिख के एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने 95 लिख के एंटर प्रेस किया तो मैसेज ट्रू होने की सूरत में लिखा हुआ आ गया कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं। जी हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद अब जो हमारे पास मार्क्स हैं अब हम 40 से कम रखते हैं। हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। 30 लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखें यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं हुआ और हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एग्ज़िट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ये हमारे पास जो इफ़ है ये हमारे पास इफ़ जो है ये इफ़ विद वन अल्टरनेट है, यानी कि इसका मतलब ये है इफ़ विद वन अल्टरनेट का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू होने की सूरत में हमारा जो कंडीशन है वो चलेगी। फॉल्स होने की सूरत में हमारा प्रोग्राम यहाँ पर नहीं चलेगा और प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम एक और भी प्रोग्राम जो है उसको भी करके देखते हैं। इसके लिए हम प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड इफ़ सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। इसमें जैसे कि हमें प्रोग्राम में ही पता चल रहा है कि हमें इस वक्त यूज़र से 2 नंबर हमें मांगने होंगे और उसके बाद यहाँ पर आप प्रोग्राम पढ़ के ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर हमने इफ़ की कंडीशन लगानी है। और इफ़ की कंडीशन बेसिकली ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा दूसरा नंबर है वो बेसिकली क्या पहले नंबर का स्क्वायर रूट था या नहीं था। यानी अगर हमारे पास सेकंड नंबर 25 हो तो हमारे पास फर्स्ट नंबर 5 होना चाहिए। तो जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट का स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रोग्राम जो है उसको बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो हम हेडर फाइल्स शामिल करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h और इसके बाद studio.h, ये 2 हेडर फाइल्स हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन ऐड करते हैं
जब अगर आप डेफ C++ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको वॉइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप टर्बो C इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जैसी ओपन ब्रेस की, इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्लोज ब्रेस भी साथ में शामिल कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद है कि हमें इस वक्त 2 वेरिएबल्स चाहिए और दोनों वेरिएबल्स के अंदर हम नंबर्स रखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको डाटा टाइप जो है इंट रख लेते हैं, और इनके जो नेम्स हैं वो हम A और B रख सकते हैं। इसके बाद हम बारी बारी इन दोनों नंबर्स के लिए इनपुट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर printf एंटर फर्स्ट नंबर, इसे हम /n कर लेते हैं ताकि हमारा वो न्यू लाइन में चला जाए, और scanf डबल कोटेशन, यहाँ पर हम डाटा टाइप क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ पर %d लिखेंगे, डबल कोटेशन के बाद कॉमा लगेगा, और उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर, और हम पहली जो वैल्यू है वो बेसिकली हम A में लेना जा रहे हैं, और उसके आखिर में हम टर्मिनेटर लगा देंगे। इसी तरह से हम एक और मैसेज लिखेंगे, डबल कोटेशन एंटर सेकेंड नंबर, इसे हम /n कर लेते हैं, और इसके आखिर में भी हम टर्मिनेटर लगाएंगे, और scanf के बाद हम दोबारा से %, क्योंकि ये भी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप ही है, तो डबल कोटेशन कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, और दूसरी वैल्यू हम बेसिकली B में लेंगे, और उसके बाद आखिर में हम एक टर्मिनेटर लगा देंगे। तो डिस्टेंस हमारा जो आधा काम है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने यूज़र से 2 वेरिएबल्स लिए हैं A और B। ये 2 वेरिएबल्स हमने यूज़र से हमने अपनी तरफ से असाइन किए हैं, और उसके बाद हमने printf की मदद से पहला नंबर यूज़र से मांगा है ताकि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैसेज प्रिंट हो जाए, और यूज़र जैसे ही पहली वैल्यू कीबोर्ड से लिख के एंटर प्रेस करेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास A में महफूज हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट जो है वो इसके बाद एंटर करने के बाद एक और मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा, एंटर सेकंड नंबर, और जैसे ही हमारे पास यूज़र जो है वो कीबोर्ड से दूसरा नंबर कुछ भी लिखने के बाद जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा तो वो हमारे पास यहाँ पर B में महफूज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन बेसिकली हमारे पास होगी इफ़ की कंडीशन हमने यहाँ पर लगानी है। इफ़ अब हम ये हम पहले नंबर का जो है हम उसको देखते हैं, हम इसे कहते हैं जी ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगा ली है। अगर हमारे पास इन A को A से हम मल्टीप्लाई करें और वो B के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पहला जो नंबर है वो दूसरे का स्क्वायर रूट है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास A में 5 मौजूद हो, यूज़र हमें A में 5 दे दे, तो यहाँ पर आपके पास 5 × 5 25 आ जाएगा, और यूज़र यहाँ पर B में 25 लिख दे तो यहाँ पर भी हमारे पास A × A का मतलब 25 है। और इक्वालिटी ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेक करता है कि क्या ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो हमारी कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, और अगर हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं होंगी तो हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। तो इससे हमारी जो कंडीशन है कि सेकंड नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर अगर स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर आपके पास जो भी एंटर किया जाएगा उसको हम 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे। अगर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इस इक्वालिटी ऑपरेटर के हिसाब से बराबर हो गए तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो सेकंड नंबर था वो बेसिकली स्क्वायर रूट था फर्स्ट नंबर के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर लेंगे, इसके आखिर में हम टर्मिनेटर लगा देंगे। टर्मिनेटर लगाने के बाद हम प्रोग्राम को रोकने के लिए तो यहाँ पर हम printf को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि इफ़ की जो बॉडी है वो हमें यहाँ पर नज़र आए, और प्रोग्राम ट्रू होने की सूरत में तो हमारे पास ये printf वाला मैसेज एग्जीक्यूट होगा, और प्रोग्राम फॉल्स होने की सूरत में आपको जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ट्रू होने की सूरत में ये printf एग्जीक्यूट कर जाएगा, और फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास प्रोग्राम यहाँ से गेट ch हो जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा।
तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ से आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए उसका नाम लिख लेते हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। अब जैसे ही हम इसे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरर्स इस वक्त 0 हैं और वार्निंग्स हमारे पास यहाँ पर 0 हैं। अब इसमें अगर आप छोटी सी भी कोई भी एक मिस्टेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट सी एच के बाद हम यहाँ पर जो टर्मिनेटर है हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद हम दोबारा इसे कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल जैसे ही आप करेंगे तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास एरर्स जनरेट हो जाएंगे और वो हाईलाइट कर ले। आम तौर पे जब जो भी एरर इसने, क्योंकि कंपाइलर ने यहाँ पर उसको रीड किया था, रीड करने के बाद वो फ़ौरन सेकंड लाइन के ऊपर चला गया। तो जो आपके पास एरर्स होते हैं आम तौर पे वो उसी लाइन के ऊपर ही आपको एरर शो कर रहा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब कंपाइलर रीड करते हुए आगे निकल जाता है, क्योंकि बिल्कुल एंड के ऊपर इसका एरर था तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो जा चुका हुआ है, तो एरर आपको आम तौर पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर टर्मिनेटर मिस कर दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास कुछ एरर्स भी आपके पास आएंगे। यहाँ पर वो आपसे कह भी रहा है कि आपके पास सेमीकोलन, इस ब्रैकेट से पहले जो है आपने इस सेमीकोलन को इस्तेमाल करना है। अगर आप एरर को रीड करें तो उसमें एरर भी आपको बताया जा रहा होता है कि बेसिकली एरर क्या है। तो हम यहाँ पर सेमीकोलन यहाँ पर लगा लेते हैं और इसके बाद हम दोबारा इसे F9 के ज़रिए से कंपाइल करके देखते हैं। अब जैसे ही हमें कंपाइल आपके उसमें इस वक्त हमारे पास जिसमें 0 एरर्स हैं और वार्निंग्स भी हमारे पास यहाँ पर 0 हो चुकी हैं। तो अब हम इसे रन करते हैं। डिस्टेंस जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आपके पास देखेंगे सबसे पहला जो हमारे पास हमने प्रिंट एफ लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर, यही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम 5 लिखते हैं। 5 लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्कैन एफ का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और ये ए के अंदर हमारी वो वैल्यू महफूज हो चुकी है। तो इसके बाद हमारे पास ये आपको दूसरा जो प्रिंट एफ है ये बेसिकली मैसेज नज़र आ रहा है यहाँ पर, और हम यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। तो हमारे पास इस वक्त बी में जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे ये जो 25 है ये ऑटोमेटिकली बी में चला जाएगा और इस पर ए और बी के अंदर वैल्यूज़ हमारे पास डिसाइड हो जाएंगी और कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको चेक करेगा कि क्या लेफ़्ट और राइट साइड हैंड जो हमारे पास है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वलिटी के हिसाब से बराबर हैं, और अगर हमारे ये कंडीशंस बराबर हो गई तो हमें ये मैसेज लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अब हम इसे एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब हम इसको कोई भी की प्रेस करते हैं हमारा ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे दोबारा एक फ़ॉल्स वैल्यू के लिए भी हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम इसे डायरेक्ट रन करते हैं क्योंकि कंपाइल तो ये हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे दोबारा रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में हम 3 लिख लेते हैं और सेकंड नंबर में 27 लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद प्रोग्राम कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास बिल्कुल एंट्री नज़र आ रहा है, और हम जैसे ही किसी बटन पे प्रेस करेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो वहाँ से एग्जीक्यूट आपके पास ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमने इफ़ के बाद कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, फॉल्स होने की सूरत में हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई और हम प्रोग्राम को यहाँ से गेट सी एच करवा रहे हैं, इसलिए इफ़ के बाद जो हमारे पास कंडीशन है वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और प्रोग्राम जो है हमारे पास फॉल्स होने की सूरत में, किसी भी की प्रेस होने की सूरत में आपका प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2 छोटे छोटे से प्रोग्राम्स थे। उम्मीद है आपको अब इफ़ की और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रोग्राम्स डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स को चलाया है, आप इसको डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर रन करके देखिएगा। इसके अलावा आप इसको टर्बो सी के ऊपर कंपाइलर आपके पास मौजूद है, आप अपने प्रोग्राम्स को कंपाइलर्स के ऊपर चलाएँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी समझ में आए और आपको आउटपुट भी नज़र आए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इफ़ फंक्शन पढ़ा है, आपने इसका सिंटैक्स, इसका फ़्लो चार्ट, इसको अच्छे तरीके से बुक से पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और बुक में हमारे पास और भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आप उन्हें भी देखिए, उन्हें भी करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद प्रोग्राम्स हम इसी चैप्टर के करेंगे।